प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, ये कुंडली आई है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से और इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1991, 22:25, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ऐसे ही आप अगर रविवार के कार्यक्रम में अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो जरूर ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य लिखा करिए अपने प्रश्न के साथ। यह कुंडली कन्या लग्न की है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा को इनका जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष में जो लोग जन्मे होते हैं बड़े ही मृदुभाषी होते हैं। जन्म कुंडली में जो विभिन्न योग बने हैं उसमें मैं बात कहूं तो सप्तमेश का उच्च का होना और सप्तम भाव से परिवर्तन चंद्रमा और गुरु का। गुरु की राशि में चंद्रमा बैठ गए और चंद्रमा की राशि में गुरु बैठ गए। जन्म कुंडली के चौथे भाव में लग्नेश बैठे हैं। ये अपने आप में ही स्वतः एक योग बनेगा, लेकिन परेशानी है कि बुध का अकेले बैठना यहाँ कई बार व्यक्ति को वो मानसिक शांति नहीं देना चाहते हैं या नहीं मिलने देना चाहते हैं जिसकी जातक चिंताएं करता रहता है। 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठ करके शनि को अस्त कर रहे हैं और पंचम भाव में बहुत सारे ग्रहों के बैठने के कारण व्यक्ति के मेहनत का फल बहुत ही रगड़ करके और मेहनत करने के बाद मिलता है। जन्म कुंडली में इनका जन्म मंगलवार को होता है। वार के अधिपति मंगल देव इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर और खराब ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल देव के ऊपर किसी भी जातक की जीवन में मांगलिक कृत्य कराने का दबाव रहता है। मांगलिक कृत्य मंगल देव ही कराते हैं। वही जन्म कुंडली के मांगलिक कृत्य वाले भाव यानी कि नवम भाव में बैठे हैं। तो इस कुंडली का सबसे जो कमजोर ग्रह है, सबसे जो कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रह जिसको बहुत ज्यादा बलवान नहीं होना चाहिए, या एक ऐसा ग्रह जो इस कुंडली का सर्वथा अकारक ग्रह है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार नहीं होता है, व्यक्ति को वो सदैव मेहनत ही करवाते रहता है, वही मंगल धर्म भाव में बैठ गए हैं और शत्रु की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ रहे हैं। और यहाँ मंगल देव इस कुंडली के वारेश हैं। वार का अधिपति बलहीन है, बल से युक्त नहीं है, क्योंकि उस पर राहु की दृष्टि प्राप्त हो रही है और इस भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के साथ साथ नवम भाव के भी अधिपति होते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। तो पंचम भाव के अधिपति का नवम में बैठना या नवम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, शुक्र नवम के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठ करके प्रेम संबंधों को कई बार भ्रम में लेके चले जाते हैं। पंचम भाव मेहनत करने के बाद परिणाम का होता है। अब वहां पे जब बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का परिणाम दूषित होने लगता है। जन्म कुंडली में अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति अगर चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो इसे योग बनाने वाला ग्रह कह देते हैं। पिता का सुख, चौपाया सुख, भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, खूब बढ़िया धनवान जीवन बीतता है। जीवन पर्यंत कभी धन की कमी नहीं होती है। ये लग्नेश के चतुर्थ भाव में बैठने का फल है। इस भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के उच्च के होकर के बैठे हैं। माता भाव के अधिपति केतु के संग बैठ गए तो उच्च के बैठे हैं। तो माता के पास आयु तो है, पर केतु के साथ बैठने के कारण कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। उस गुरु के उच्च के हो जाने से व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी, पर घर्षण करा करके होगी, देर से होती है। अभी अगर देखें तो इनकी कुंडली में रेवती नक्षत्र का जन्म है। जरा ध्यान से समझना होगा। रेवती नक्षत्र के जन्मे होने से इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो पुषा देव हैं। पुषा देव, देवताओं में उनका नाम है पुषा देव। इस वजह से इनको प्रसन्न नहीं करने पे जातक का जीवन आए दिन परेशानी में घिरा रहता है और उसका जीवन आगे बढ़ नहीं पाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ 4 गुणी करके रविवार को दाहिनी भुजा में ताबीज में भर करके बांधना चाहिए और कम से कम अपने घर को सुगंधित पुष्प से, इत्र से, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करके सुवासित रखना चाहिए। और ओम पूषणे नमः, ध्यान से समझना चाहिए, ओम पूषणे नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 1 बार, 11 बार, 108 बार या 1 माला से अधिक बार जप कर लेना चाहिए।
ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में उसका जो रूटीन है वो रेगुलर फॉलो होते हुए भी या नहीं होते हुए होने के कारण कई बार परिणाम बाधित होता है। कन्या लग्न की कुंडली में प्राप्त होने वाले भाव के अधिपति चंद्रमा है और उस पे राहु और केतु का प्रभाव है। केतु की दृष्टि पड़ जाने से यहाँ पे व्यक्ति पति का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का सुख, संतान का सुख सब कुछ है और बिल्कुल होगा। जन्म कुंडली में दशम भाव के प्रभाव में दशमेश का देखना, लग्नेश और दशमेश ये सुख भाव भी है। तो लग्न के अधिपति के साथ दशम के अधिपति हैं, सुख भाव के अधिपति उच्च के, सुख भाव के का पूरक भाव, दशम स्थान को सुख भाव भी कहा जाता है क्योंकि ये चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव का पूरक है। इस भाव को देखने के कारण और जन्म कुंडली के केंद्र में दो शुभ ग्रह के बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां नहीं होती हैं। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तब उसको चुनौतियों का सामना, हर्डल क्रिएट होता है। बुध वैसे लग्न में बली होते हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणि बुद्धो दश शतानि च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरुर लग्ने व्यपोहति। लग्न में सूर्य और बुध बली होते हैं। शुक्र जन्म कुंडली के लग्न में और गुरु कई लाख और कई हजार दोषों का समन करने वाले हो जाते हैं। वहीं बुध अगर केंद्र में बैठे हों तो हजार दोषों का समन कर देते हैं। उसी तरीके से बुध जो है वो लग्न में बली होते हैं, चंद्रमा चतुर्थ में बली होते हैं। पर यहाँ पे दोनों भावों में अगर देखें तो बुध चतुर्थ भाव में नहीं बैठे हैं, लग्न चतुर्थ में चंद्रमा नहीं बैठे हैं और बुध लग्न में नहीं बैठे हैं। इस कारण से ग्रहों में घर्षण हो रहा है ना, इस कारण से ग्रह का घर्षण हो रहा है। बुध जन्म कुंडली में नैसर्गिक रूप से यहाँ 4 नंबर की कुंडली में बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखता है, तो 4 नंबर में बुध परिणाम कमजोर करने लगते हैं, वहां वो शत्रुता का व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात है कि नवांश कुंडली में बुध का प्रभाव उच्चाभिलाषी हो रहा है। सप्तम भाव में शुक्र नीच के बैठे हैं और बुध इसके जस्ट पीछे बैठे हैं। बुध के साथ केतु बैठे हैं तो विवाह में विलंब की स्थिति भी बनती है, पर यहां शुक्र के बैठे होने से विवाह अवश्य ही होता है। लग्न में चंद्रमा और सूर्य के कारण पत्नी देर से और कई बार बहुत ही सुंदर और मधुर भाषी मिलती हैं, अपने सास और ससुर की प्रतिष्ठा करने वाली, क्योंकि सप्तमेश उच्च का बैठा है। सप्तम भाव में लाभेश बैठे हैं और पंचम भाव में शनि स्वग्रही शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। तो वहां पे पंचम भाव कुछ हद तक, काफी हद तक 75% परिणाम कर रहा है, 100% भी परिणाम करेगा, क्योंकि सूर्य अपने भाव में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव वहां पे बनी होती है, 5 नंबर की राशि, यहां बैठे हैं। शनि अपनी राशि के, शुक्र मित्र की राशि में, और तीनों ग्रहों के बल को राहु वृद्धि दे रहे हैं। वहां पे कई बार गड़बड़ी थोड़ी ये हो रही है कि वहां राहु 4 डिग्री के, शनि 4 डिग्री के, शुक्र 28 डिग्री के हो जा रहे हैं। तो इस कुंडली में शुक्र के पंचम भाव में 28 डिग्री के आत्मकारक ग्रह होने के कारण और वहां नवांश कुंडली में नीच होने के कारण आत्मकारक ग्रह की कमजोरी देखी जा रही है। इस कारण से भी कई बार परिणाम मिलने में दिक्कत होती है। यहां इस कुंडली का आत्मकारक ग्रह शुक्र द्वितीय का अधिपति होकर के पंचम में बैठा, नवम के अधिपति होकर के पंचम में बैठ गए। यहाँ पितरों का आशीर्वाद बहुत मिलता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद बहुत मिलता है, माता पिता का स्नेह मिलता है। द्वितीय भाव के अधिपति मंगल शत्रु के घर में, तृतीय भाव के अधिपति जो छोटे भाई बहन का घर है ये शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से छोटा भाई बहन नहीं होता। लेकिन व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव के काफी हद तक परिणाम अच्छा करने के कारण देर से ही सही पर परिणाम, मैंने जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब कभी भी शनि को देखा है, लगभग बार ये बात कही है कि परिणाम मिलेगा, देर से मिलता है, क्योंकि ये परिणाम का ही भाव होता है। और मंद ग्रह मंद तरीके से ये कहते हैं कि आप बस अपने मेहनत पे अपना ध्यान एकाग्रता से बनाए रखिए। वहां से जैसे ही थोड़ा सा दिमाग हटता है, व्यक्ति को उसके परिणाम से दूरी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर अभी बात करें तो सूर्य की दशा है, सूर्य 12वें भाव के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव का अधिपति जब पंचम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को संतान से, अब संतान कौन है? आपका परिश्रम, आपका प्रारब्ध और मजबूत प्रारब्ध। भाग्य भाव में मंगल बैठ गए
अष्टमेश और तृतीयेश जहां बैठेंगे उस भाव को कमजोरी देंगे, तो इस वजह से भाग्य को कमजोरी मिल रही है। लेकिन भाग्य का परिणाम डायरेक्ट ना मिल करके घूम करके मिल रहा है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ राहु और शनि के साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। इस कारण से विवाह जैसी स्थितियां, उच्च शिक्षा जैसी स्थितियां, विदेश गमन जैसी स्थितियां, नौकरी जैसी स्थितियां, मेहनत के बाद परिणाम प्राप्त करने वाली स्थितियों में देर और विलंब देखा जाता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली के और भी दूसरे पक्ष पे लेके आता हूं। जैसे इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं कि बुध और चंद्रमा दोनों ग्रह शुभ ग्रह हैं और दोनों केंद्र में बैठे हैं। जहां चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं मीन राशि में, सप्तमेश उच्च के और पंचम भाव पे दृष्टि, ये अवस्था व्यक्ति को संततिवान अवश्य बनाती है। सप्तमेश अगर उच्च के हैं और पंचम को देख रहे हैं तो संतति होती है, एक संतति होती है। जातक स्वयं भी एक संतति होता है और इसके भी एक संतति होती है। पत्नी बड़ी प्रेम करने वाली और मधुर मुस्कान वाली होती है। इतना ही नहीं, जब इसका एक नेगेटिव पक्ष देखेंगे तो बुध और चंद्रमा जब केंद्र में हो जाते हैं तो व्यक्ति ऐन वक्त पे चीजों को भूल जाता है। या दूसरा, जब बुध और चंद्रमा जैसे दो ग्रह केंद्र में हो जाते हैं तो व्यक्ति के स्वप्न बड़े अच्छे और उदार होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति, श्रेष्ठ मित्रता, सही आकलन और सही निर्णय, पर वक्त पे भूलने की बीमारी या अवसर चूक जाने की प्रवृत्ति भी हो जाती है। व्यक्ति के हाथ में आई हुई चीज अंतिम समय में कमजोरी देने लगती है। पंचमेश अगर पंचम भाव में त्रिकोण में या त्रिकोण में या त्रित्रिकोण में या केंद्र में बैठे हों तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा योग बन जाता है, लेकिन अस्त हो जाने के कारण देर से परिणाम मिलने लगता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बहुत सारे ग्रहों के बैठने और बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि से परिणाम देर से मिलता है। यहां पे सारे ग्रहों का प्रभाव है। पंचम भाव पे चंद्रमा का भी प्रभाव है, क्योंकि पंचमेश शनि चंद्रमा को देख रहे हैं। पंचम भाव पे गुरु, राहु, केतु और पंचम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति शुक्र से हो रहा है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति का संबंध नवम भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव में हो रहा है। इसके कारण भी देर से परिणाम मिलता है। ये कुछ चीजें हैं, जैसे जन्म कुंडली में चंद्रमा पे अगर राहु केतु का प्रभाव हो, चतुर्थ भाव के अधिपति अगर राहु केतु से प्रभावित हो, नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति अगर केतु से प्रभावित हो, शनि मंगल से प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति की माता चंद्रमा की दशा, शनि मंगल राहु केतु की दशा में कई बार पीड़ित और परेशान, और ये एक अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे माता को रुग्ण सदैव ही देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त पिता पक्ष इस कुंडली का बहुत ही बलवान है। सामाजिक स्थिति, क्योंकि पंचमेश जन्म कुंडली में पंचम में जो यश देते हैं, कीर्तिमान स्थापित करवाते हैं। दशम भाव के अधिपति दशम को देख रहे हैं। दशमेश जन्म कुंडली में दशम को देख रहा है। दशम भाव के कारक ग्रह उच्च के बैठे हैं। सूर्य इस भाव में दिग्बली, शनि और मंगल दिग्बली होते हैं। ये सारे ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म कुंडली का लग्न द्विस्वाभाविक ग्रह की राशि कन्या राशि बनी है। इसके कारण व्यक्ति थोड़े से उसके जीवन का जो उत्थान होता है वो थोड़े विलंब से भी शुरू होता है, या ये कह सकते हैं कि उसके जीवन का जो आरंभ होता है वो बड़ा आराम से बीतता है, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो उसको पटखनी खानी पड़ती है। लेकिन एक बार जब उसको अपने जीवन का रास्ता मिल जाता है तो व्यक्ति दोबारा फिर अपने पीछे वाले दिन को याद नहीं करता या आगे बढ़ जाता है, फिर वो पलट करके पीछे नहीं देखता है। ये बुध जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, चंद्रमा भी द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं। व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता है कि वो किसी का लेना नहीं चाहता है, और न तो पिता का लेना चाहता है, न रिश्तेदारों का, न मित्रों का। वो अपने बल पे कुछ करना चाहता है। पर वस्तुतः समस्या ये है कि 12वें भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ शनि पंचम भाव के अधिपति अस्त हो गए हैं। इसके कारण परेशानी बढ़ रही है। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। अस्त होने के बाद भी शनि इस बात के लिए, अब यहाँ पे जन्म कुंडली में 6वें भाव में भी तो शनि की राशि बनी है, तो 6वें भाव में शनि की राशि बनने के कारण व्यक्ति का यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि ये सब चीजें जो होती हैं वो देर से मिलती हैं।
दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य के अधिपति के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। ये मैंने अपने जीवन में जितनी कुंडलियां देखी हैं दशमांशा कुंडली के बारे में, ये सबसे अच्छी स्थिति है लग्न और भाग्य के अधिपति का एक साथ धन में बैठना। 12वें भाव में शुक्र मिथुन राशि के बैठे हैं, परिवर्तन है, इस वजह से ये भी एक अच्छी स्थिति दिखा रही है। जब तक काम आगे नहीं बढ़ रहा है तब तक परेशानी है, जैसे बढ़ जाएगा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, यह अपने आप में ही एक अच्छा प्रभाव दिखाता है। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति आगे जीवन में निश्चित रूप से सुखी और सुखत्व को प्राप्त करेगा, क्योंकि उच्च के शनि व्यक्ति के करियर को सुखी बना रहे हैं। करियर के क्षेत्र से व्यक्ति को सुखी बनाते हुए देखा जा रहा है। यहां बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध जन्म कुंडली में द्विद्वादश में ये वासी योग का निर्माण होता है, वेसी योग का निर्माण होता है। वेसी वासी योग का शुक्र बुध और सूर्य के कारण ये कई बार व्यक्ति के जीवन में कलाओं को समझने वाला, रुचि अलग तरीके की होती है, जल्दी ही परेशान हो जाने वाला, तुरंत ही घबरा जाने वाला, दूसरों को देख करके कई बार डिप्रेस हो जाने वाला, इस तरीके की मनोवृत्ति कई बार व्यक्ति के जीवन में पालने वाली हो जाती है। संतति है, विवाह है, सास ससुर का सुख भी है। कुंडली कमजोर नहीं है। अभी जो आने वाली दशा है इसमें शुक्र की दशा, चंद्रमा की दशा और बुध की दशा के साथ शनि की दशा, ये चारों दशाएं जातक के जीवन में निर्णायक साबित होंगी। सूर्य में शनि का अंतर अगस्त में आएगा, सूर्य में शुक्र का अंतर 26 में आएगा और उसके बाद चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ लाभ देने वाली हो सकती है। दृष्टिकांड कुंडली में बाकी के अन्य वर्ग चार्ट की स्थिति के आधार पे मंगल, सूर्य, शनि, बुध, राहु और केतु की दशाएं धन स्वतः आता रहता है, चाहे कहीं से भी हो। लेकिन गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और शुक्र की दशा में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के पास काम आवश्यक रूप से होता है। दृष्टिकांड कुंडली के आधार पे गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और शुक्र की दशा यहां भले नीच के हैं पर फिर भी वो अच्छा परिणाम देंगे और दाम्पत्य का सुख देंगे। इसके अतिरिक्त शनि की दशा में भी व्यक्ति को परिणाम मिलेगा। सूर्य में शनि के अंतर में आने के बाद अक्टूबर में एक अच्छा परिणाम प्राप्त होने का योग वहां भी बन रहा है। इसके साथ साथ शुक्र, चंद्रमा, गुरु, सूर्य और शनि की दशा में, सूर्य की दशा में थोड़ा घर्षण है और ये निश्चित रूप से घर्षण दे रहे हैं, उनका काम रुक रहा है। सूर्य की पूजा, ओम आदित्याय नमः का जप, ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को दान, गौशालाओं में जाना, माता पिता के साथ रह करके और माता पिता से थोड़ी दूरी रह करके भी किसी भी तरीके से उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, उनकी बात मान लेना, विवाह में उतरना, क्योंकि कई बार भाग्य इस वजह से भी रुक जाता है कि हम विवाह में नहीं जा रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम अपना विवाह करेंगे। ये प्रवृत्ति भी कई बार हमें पीछे लेके जाती है। ये आधुनिक सोच आज के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें विश्वास भी करता हूँ और मैं इसमें पूरा इसके साथ सहमत भी हूँ, पर कई बार कुंडली आपके भाग्य के उत्थान के मार्ग आपके विवाह के बाद खोलती है। भाग्य भाव का अधिपति शुक्र गुरु से दृष्ट है, पत्नी अनुभवी आएंगी, उनके आने के बाद भी व्यक्ति का यश, नाम, कीर्ति, परिणाम प्राप्त हो सकता है। गुरु ने तृतीय भाव को, पंचम भाव को, सप्तम भाव को देखा है, इनकी सुरक्षा हर जगह प्राप्त हो रही है। चंद्रमा लग्न को, बुध दशम को, मंगल 12वें, तृतीय और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति क्रिएटिव है, गुणी है, धन का लेन देन करने वाला, धन से संबंधित कारोबार करने वाला, अपने पिता की संपत्ति की सुरक्षा करने वाला और उनका समादर करने वाला संपूर्णतया होता है। सूर्य में शनि का अंतर, उसके बाद शुक्र और उसके बाद केतु और बुध की दशाएं भी कमजोर नहीं जाएंगी। चंद्रमा की दशा इस कुंडली में बहुत अच्छी जाएगी। भविष्य खराब नहीं है, हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विवाह हो सके तो आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि पंचमेश और नवमेश का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति के पितर उससे कई बार चाहते हैं कि उसके संतान की, उसके खानदान की वृद्धि हो, उसके खानदान की वृद्धि होगी, उसके लोगों का भाग्य मिलेगा, संतान का भाग्य मिले, पत्नी का भाग्य मिले, सास ससुर का भाग्य मिले, सबका आशीर्वाद, आशीष मिलता है, तब व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। ऐसी स्थितियां हैं। कुछ इसी तरीके से आपको ये कुंडली मैंने समझाई। कुंडली में अच्छी बातें क्या हैं? लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, धन के अधिपति का शुभग्रह होकर के चौथे भाव में बैठना, शुभग्रह का अपने भाव से चौथे बैठना, 1, 2, 3, 4।
पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम को देखना, ये एक पुत्रवान तो बनाता है, एक स्वयं भी रहता है, एक ही होती है, या तो कन्या हो या तो पुत्र हो, एक ही होगी। तो ये भाव का अधिपति भाव को देख रहा है, भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है। गुरु मंगल व्यक्ति के कम्युनिकेशन को अच्छा रखते हैं और बिल्कुल ही कई सारी भाषाओं को जानने वाला भी बना देते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का उच्च का होना, पंचम भाव के अधिपति का पंचम भाव में नौवें इसके साथ बैठना, छठवें भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, गुरु से दृष्ट होना, रोग व्याधि नहीं है। सातवें भाव के अधिपति का उच्च का होना, सप्तम भाव में शुभ ग्रह का बैठना, परिवर्तन राजयोग गुरु और चंद्रमा का। अष्टम भाव के अधिपति का यही एकमात्र परेशानी है जो कई बार दिक्कत दे रही है, अष्टमेश नवम में बैठ रहे हैं। यहाँ पे शुक्र के नीच होने के कारण कई बार थोड़ी बहुत विलंब से स्थितियां बनती हैं, देर से पत्नी का सुख मिलता है। नवम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना बहुत बढ़िया राजयोग बनाता है। दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना, ये अपने आप में ही एक श्रेष्ठ योग बनाता है, जहां व्यक्ति का क्षेत्र उसको उसके पहचान का कारक बनता है। एकादशवें भाव में उच्च के गुरु का बैठना, सूर्य शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव जब एकादशवें भाव पे है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कई बार हमें पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। बड़े जनों का, गुरुजनों का, माता पिता का, इन लोगों से कभी भी खिन्न होकर के बातचीत नहीं करनी है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आरंभ में कोई भी छोटा काम मिल जाए उसको पकड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। 12वें भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना संतति से, दाम्पत्य से, परिणाम से, मेहनत के बाद मिलने वाले फलों से व्यक्ति की दूरी बना देता है। सूर्य की पूजा, लाल चंदन की माला, पीपल के वृक्ष का जड़, पूषणे नमः मंत्र का जप आदि आदि करने से व्यक्ति के भाग्य को बल मिल सकता है। मंदिर का धोना बड़ा काम कर देता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।